प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 8वें पेपर में महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन की चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, इससे पहले जो व्याख्यान हुआ था उस व्याख्यान को इस व्याख्यान से लिंक करने के लिए मैं कुछ बातें आपको स्मरण करा दूं कि पिछले व्याख्यान में हमने रोलेट एक्ट किया था। रोलेट एक्ट के प्रतिरोध में भारत भर में आप ये बात को आगे बढ़ाएं, उससे पहले जो पहले हमारा इससे पूर्व में जो व्याख्यान हुआ था उस व्याख्यान को इस व्याख्यान से लिंक करने के लिए कुछ बातों का स्मरण करवा दूं मैं आपको कि रोलेट एक्ट हुआ। रोलेट एक्ट के बाद में देश भर में हड़ताल हुई, तीव्र आक्रोश हुआ, लोगों में गुस्सा, आंदोलन हुए। गांधी जी भी सत्याग्रह अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसी समय जलियांवाला बाग कांड हो गया। और जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने, जो कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पर एक राजनीतिक सभा भी चल रही थी, जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाई और कांग्रेस की रिपोर्ट कहती है कि उसमें 1000 लोग मारे गए, 1500 घायल हुए। मैं आपको यह भी स्मरण करवा दूं कि जनरल डायर को बाद में इंग्लैंड में शहीद उधम सिंह, जिनको हम शहीद उधम सिंह के नाम से याद रखते हैं, लेकिन उधम सिंह कहें हम अभी, उधम सिंह ने गोली मार करके हत्या कर दी थी जनरल डायर की, इस प्रतिरोध में, जलियांवाला बाग कांड के प्रतिरोध में। बाद में 1940 में उधम सिंह को फांसी हुई और शहीद हो गए उधम सिंह। जब देश आज़ाद हुआ तो 1974 में उधम सिंह की अस्थियां भारत में लाई गई। ये तो बातें हुई पिछले व्याख्यान की। अभी असहयोग आंदोलन से पहले हमें एक दो बातें और समझ लेनी चाहिए। एक तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू घोषणा डिक्लेरेशन आया और हम यूँ कहें कि उस समय होम रूल आंदोलन अपनी चरम सीमा पर चल रहा था, परंतु अंग्रेज़ जब इस मॉन्टेग्यू घोषणा को लाए तो उस आंदोलन पर पानी फिर गया, क्योंकि एनी बेसेंट ने लोकमान्य तिलक से किनारा कर लिया और आंदोलन से पीछे हट गई। ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा है, इसका भारत में मिश्रित स्वागत हुआ। उदारवादियों ने इसका स्वागत किया और इसको भारतीय मैग्ना कार्टा का नाम दिया, लेकिन लोकमान्य तिलक और उनके अनुयायी, जिनको उग्रवादी कहा गया, ने मॉन्टेग्यू घोषणा को अंग्रेजी वाक जाल ही ठहराया और अंग्रेज़ों की इसको चाल बताया। ये जो मॉन्टेग्यू घोषणा आया, इससे ये आंदोलन कमज़ोर पड़ा। अभी मैंने जैसा बताया, इसके अलावा जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस में भी फूट पड़ गई, क्योंकि उदारवादी इस घोषणा का समर्थन कर रहे थे और जो उग्रवादी हैं वो इस घोषणा का विरोध कर रहे थे। तो उदारवादियों ने, जो कि 1918 के कांग्रेस के अधिवेशन में भी शामिल नहीं हुए, 1917 के अधिवेशन में भी वे शामिल नहीं हुए, उन्होंने एक अपना नया दल, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ का गठन कर लिया और उन्होंने मॉन्टेग्यू के सुधारों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो इससे कांग्रेस में फूट पड़ी और एक जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, इस देश को, कि मॉन्टेग्यू ने हिंदू मुस्लिम एकता पर भी आघात किया। होम रूल आंदोलन से पूर्व 1916 में लखनऊ में समझौता हो गया था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग
ने एक दूसरे से समझौता कर लिया था, परंतु मॉन्टेग्यू ने अपनी घोषणा में सांप्रदायिक निर्वाचन स्वीकार करके मुसलमानों को हिंदुओं से मॉन्टेग्यू ने अपनी घोषणा में सांप्रदायिक निर्वाचन स्वीकार करके मुसलमानों को हिंदुओं से सदैव के लिए अलग कर दिया। तो ये मॉन्टेग्यू की जो घोषणा है उससे दो बहुत बड़े नुकसान हुए। कांग्रेस में फूट पड़ी और हिंदू मुस्लिम एकता में सेंध लग गई, और जो हिंदू मुस्लिम इस आंदोलन में मिलके कार्य कर रहे थे, अब वो कार्य जो है उनमें विभेद होने के कारण कठिन हो गया। असहयोग आंदोलन की चर्चा करने से पहले हमें सत्याग्रह का अर्थ भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने हम देखेंगे हिंदुस्तान में जितने वो आंदोलन बाद में करेंगे, उससे पहले भी जितने वो आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में करके आए हैं, उनके मूल में अहिंसा है, सत्याग्रह है। तो ये सत्याग्रह क्या है, इस सत्याग्रह को भी हमें जान लेना चाहिए। असहयोग आंदोलन के विचार की बुनियाद गांधी जी के सत्याग्रह के सिद्धांत में मिलती है, जिसका अर्थ है सत्य का दृढ़ता एवं आग्रह पूर्वक अनुसरण। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। 1917 की 2 सितंबर को गांधी जी ने सत्याग्रह को परिभाषित करते हुए कहा था कि सत्याग्रह गांधी जी ने कहा था कि सत्याग्रह शरीर नहीं, आत्मा का बल है। यह शारीरिक शक्ति नहीं है, यह आत्मबल है। आत्मा का सार तत्व सत्य है, अतः यह शक्ति सत्याग्रह कहलाती है, जिसमें ज्ञान और प्रेम की लौ उजागर रहती है। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह है बड़ा एक सरल सा सिद्धांत है, इसमें कोई जटिलता नहीं है, कोई वेदों की, कोई उपनिषदों की, कोई इसमें कर्मकांड नहीं है। इसको एक साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। और क्या समझना है कि ये आत्मा की शक्ति है, इसमें अहिंसा है। सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। गांधी जी कहते हैं, यदि कोई अज्ञानतावश हमें कष्ट देता है या किसी भी कारण से हमें कष्ट देता है, तो हम उसे प्रेम से जीतेंगे। यही सत्याग्रह है। सत्याग्रह के मूल में अहिंसा परमो धर्म है। सत्याग्रह के मूल में अहिंसा है। सत्याग्रह वह साधन है जिसका सत्याग्रही उन कानूनी एवं समाज में व्याप्त प्रथाओं के विरोध के लिए करता है। उन प्रथाओं के विरोध के लिए कर सकता है जिनके निर्माण में उसकी स्वीकृति नहीं ली गई, या जो वह अपनी आत्मा के विरुद्ध समझता है। वहाँ सत्याग्रह काम कर, सत्याग्रही जो है अपनी इस ताकत के बल पर बिना किसी हिंसा के, और जो जन आंदोलन के रूप में सत्याग्रह में क्या क्या हो सकता है, तो जन आंदोलन के रूप में सत्याग्रह में हड़ताल भी हो सकती है, उपवास भी हो सकता है, धरना भी है, प्रार्थना सभाएं भी हैं, असहयोग भी है, नागरिक अवज्ञा भी है। ये सब सम्मिलित है। कि अब कोई जानना चाहे कि आखिर हमें
हमें अपनी बात मनवानी है तो सत्याग्रह के माध्यम से कैसे मनवा सकते हैं? तो गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रह में हम ये सब कर सकते हैं। हड़ताल है, उपवास है, धरना है, प्रार्थना सभाएं हैं, असहयोग है, नागरिक अवज्ञा है, आदि सब कर सकते हैं, लेकिन कंडीशनल है। ये जितने भी गांधी जी ने ये बताए हैं, गांधी जी की प्रथम शर्त है कि इन सब साधनों का अहिंसात्मक होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गांधी जी ने एक बार कहा था, मैंने भारतीय आंदोलन को सत्याग्रह का नाम दिया है, क्योंकि यह वह शक्ति है जो सत्य, प्रेम अथवा त्याग पर आधारित है। तो ये गांधी जी का सत्याग्रह है कि हमें कोई भी कार्य करना है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये गांधी जी की प्रथम शर्त है। अब असहयोग आंदोलन करने से पहले हम असहयोग का अर्थ भी जान लेते हैं। हम जानते हैं कि गांधी जी 25 वर्ष दक्षिण अफ्रीका के सार्वजनिक जीवन में व्यतीत करके प्रथम विश्व युद्ध के अंतराल में भारत आए थे। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति का हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया है और युद्ध की समाप्ति पर भारत की राजनीतिक घटनाओं का चक्र तीव्रता से घूमता है। गांधी जी सबके साक्षी हैं। गांधी जी भारत में आए उसके पहले भारत में आने पर सीधे राजनीति में हिस्सा लेने से पहले गांधी जी ने कुछ क्षेत्रीय आंदोलन किए, जिसमें बिहार का चंपारण और गुजरात का अहमदाबाद और खेड़ा का आंदोलन, और उनमें सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने सफलता प्राप्त की। भारत का भ्रमण किया गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर, भारत की समस्याओं को जाना, भारत के लोगों के अभाव को जाना, ये सारा गांधी जी ने किया। और गांधी जी उस समय तक अंग्रेजों को अच्छा मानते थे। गांधी जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। गांधी जी अंग्रेजों को एक सभ्य कौम मानते थे। गांधी जी अंग्रेजों को एक प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करने वाली जाति समझते थे। गांधी जी मानते थे, सोचते थे कि अंग्रेज भारत को प्रशासनिक ज्ञान दे करके किस प्रकार से रूल और गवर्न करना है वो बता करके यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब रॉल्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हुआ, गांधी जी जो कि अंग्रेजों के लिए इतने अच्छे विचार रखते थे, गांधी जी के हृदय को तीव्र आघात पहुंचा और गांधी जी के मस्तिष्क में जो अंग्रेजों की छवि थी वो छवि बदल गई और गांधी जी अब अंग्रेजों के सहयोगी न होकर के असहयोगी हो गए। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय भारत में गांधी जी आए थे, तो गांधी जी ने भारतीयों को अपील किया था कि हमें इंग्लैंड का साथ देना है और उस अपील पर बहुत सारे भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। वही गांधी जी जो अंग्रेजों को इतना सहयोग कर रहे थे, अब वो अंग्रेजों के असहयोगी हो गए। असहयोग से तात्पर्य सरकार, अब उस समय अंग्रेज सरकार थी, सरकार यदि जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती, जनता के कष्टों व शिकायतों को दूर करने का प्रयास नहीं करती, या फिर जनता के मतानुसार भ्रष्ट हो चुकी है, अयोग्य है, निकम्मी है, तो गांधी जी कहते हैं उसके साथ सहयोग नहीं करना चाहिए। गांधी जी कहते हैं बुराई करने वाला भी बुराई सहन करने वाले के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अब उस समय बुराई करने वाले कौन हैं? अंग्रेज हैं। बुराई सहने वाले कौन हैं? भारतीय हैं। तो भारतीयों को अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना चाहिए। बुराई करने वाला भी बुराई सहने वाले के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। तो यदि भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो अंग्रेज सफल नहीं हो सकेंगे। वस्तुतः असहयोग का उद्देश्य
अन्यायी सरकार से स्वयं को मुक्त कर पवित्र करना व उससे सहयोग प्राप्त करना है। अब जब गांधी जी यहाँ पर जब पवित्र बोल देते हैं तो इसका मतलब यह एक पुण्य का कार्य है। इसलिए इतिहासकार B.M. टोंक लिखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में असहयोग आंदोलन एक महत्वपूर्ण उपकथा है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उपकथा है। भारतीय जन जागरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार की साम्राज्यवादी नीति के कारण जो दमनकारी घटनाएं घटी, उन्हीं से व्यथित होकर गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और गांधी जी ने यह आंदोलन छेड़ा। यहाँ एक बात और भी स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि असहयोग का विचार कोई गांधी जी के द्वारा लाया गया हो, पहली बार ऐसा नहीं था। असहयोग का विचार पुरातन विचार था, किंतु राजनीतिक संघर्ष में एक साधन के रूप में प्रयोग करने का श्रेय महात्मा गांधी को है। इसको एक टूल के रूप में जो इस्तेमाल किया वो गांधी जी ने किया। गांधी से पूर्व श्री अरविंद, तिलक, B.C. पाल ने भी असहयोग पर बल दिया था। अरविंद ने इसका प्रयोग निष्क्रिय प्रतिरोध पजेसिव रेजिस्टेंस के रूप में किया था, किंतु गांधी के अनुसार सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में एक अंतर है। जहां निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बल का शस्त्र है और औचित्य के आधार पर हिंसा को मान्यता नहीं देता, किंतु अवसर पड़ने पर हिंसा का प्रयोग गलत नहीं मानता। क्या है पजेसिव रेजिस्टेंस? कि यदि जरूरत पड़े तो हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। गांधी जी ऐसा नहीं कहते हैं। गांधी जी किसी भी शर्त पर हिंसा का सहारा नहीं लेते हैं। तो असहयोग का विचार तो पहले अरविंद और ये दूसरे लोग प्रयोग कर चुके थे, लेकिन गांधी जी ने जिस रूप में प्रयोग किया और अहिंसा उसमें प्रमुख तत्व रहा, पहली शर्त रही, ये गांधी जी से पहले नहीं हुआ था। अब इसके बाद हम करेंगे असहयोग के कारण या असहयोग आंदोलन के कारण। ये असहयोग आंदोलन के कारण हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।